आज हम शुरू करने वाले हैं जो आपका फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर जो टॉपिक्स रहते हैं कि आपका एक तो रहता है कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स और एक और टॉपिक रहता है आपका उसके बाद जो मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी है वो रहता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम करेंगे कि जो है आपका नेचर ऑफ इकोनॉमिक स्टडी की नेचर क्या है इकोनॉमिक स्टडी का और उसका स्कोप क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नेचर क्या है। नेचर ऐसे होता है जैसे कोई भी जब सब्जेक्ट बनता है ना, जैसे जब इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आया तो जो इकोनॉमिस्ट थे डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट कि ये सब्जेक्ट किस कैटेगरी में जाएगा कि कौन कौन सी कैटेगरी की जो कंडीशंस है ये कौन कौन सी को ये फुलफिल करता है। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी जो है साइंस है आर्ट्स है जो चीज़ें हैं। अब जैसे इकोनॉमिक्स आया तो जो इकोनॉमिस्ट थे वो कहने लगे कि जो ये इकोनॉमिक्स है इसका नेचर क्या ये साइंस में आएगा। जैसे अभी तो हमें पता है कि ये सोशल साइंस में आता है, लेकिन जब ये चीज़ें पता नहीं थी कि ये सोशल साइंस है, जब इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी ऐसे ये नहीं हुआ था कि जब सिर्फ आपको पता है कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी जैसे जो राय होती है या उन्होंने अपनी अपनी बात उनके थ्रू लॉजिक्स और उनके थ्रू जो चीज़ें प्रूव की कि ये उसमें आएगा। तो वो सब जो आता है ना, वो जो आपका स्टडी किया जाता है वो आता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में। उसमें जैसे कि क्या ये साइंस है, क्या ये आर्ट है। अगर ये साइंस है तो साइंस दो तरह की है कि क्या ये पॉजिटिव साइंस है या ये नॉर्मेटिव साइंस है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं और ये अगर ये चीज़ें हैं तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस क्या है, इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट क्या है, इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस क्या है, नॉर्मेटिव साइंस क्या है। मतलब नेचर में हमने वो सारी चीज़ें पढ़नी है। और ये जो चीज़ें हैं नेचर है कि जब किसी सब्जेक्ट का नेचर जैसे अब पता है कि वो सोशल साइंस है, उससे पहले जब पता ना हो तब वो सब चीज़ें जब डिसाइड होने लग रही हैं कि ये चीज़ें क्या है तो ये है उससे पहले की बात। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये जो है आपका कि नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का। क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है या फिर इकोनॉमिक्स साइंस है या फिर ये आर्ट है। अगर ये साइंस है साइंस है तो ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। उसके बाद हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि साइंस क्या है। जो वैसे तो सबको पता है साइंस क्या है, लेकिन हम एक बार देखेंगे कि साइंस क्या है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स एज अ साइंस क्या है। सबसे पहले साइंस जो है, साइंस इज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिफिक लॉज आर अप्लाइड। कि साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें जो सिस्टमेटिक तरह से काम होता है और जो जो भी वर्क होता है वो साइंटिफिक जो लॉज होते हैं उनके बेस पे होता है। और वो जो लॉ होते हैं वो वैलिडेटेड होते हैं और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं। मतलब कि वो हर कंडीशन में उनको एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और कंट्री के लिए चेंज हो जाएंगे, हमारी कंट्री के लिए है। मतलब वो सारी जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं। उसके बाद जो साइंस की में आपका जो नेक्स्ट है, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है। सिस्टमेटिक स्टडी वो स्टडी होती है इन विच इंटरडिपेंडेंट फैक्ट अबाउट सब्जेक्ट आर स्टडीड। कि जो उस चीज के रिलेटेड जो इंटरडिपेंडेंट फैक्ट होते हैं वो उन सबको फैक्ट को उस सब्जेक्ट के बारे में उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको स्टडी किया जाता है। ये होता है साइंस में। उसके सेकंड की जो साइंस के जो लॉ है, साइंटिफिक लॉ है, ये वो लॉ होते हैं जो शो करते हैं कॉज एंड इफेक्ट। जो कि मेन है साइंस का कि जो साइंस है वो टिकी किस पे हुई है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के। कि साइंस है वो ये कहती है कि हर काम के होने के पीछे एक कारण है। मतलब कि इस कारण से ये काम हुआ है तो ये रिजल्ट आया है। उसके बाद की वैलिडिटी ऑफ द लॉज, की इसको दो तरह से वेरीफाई किया जा सकता है। एक तो कोई जो लॉ है वो अप्लाई हो रियल इवेंट पे तो वो वैलिड है कि वो उन पे अप्लाइड हो गया, दैट मीन्स इट इज वैलिड। या फिर कोई इफ अ प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन अ लॉ और कम्स ट्रू, की प्रिडिक्शन होगी किसी लॉ, किसी प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन अ लॉ और वो ट्रू निकल आई, दैट लॉ विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। कि उसको भी कह देंगे कि वो वैलिड है। इस तरह से वो वैलिडिटी इनकी कंफर्म वेरीफाई करी जाएगी। और उसके बाद है कि
यूनिवर्सल की वो हर जगह मतलब हर कंट्री में एप्लीकेबल होंगे विद और विदाउट अजम्पशन की वो हर जगह उनकी एक्सेप्टेबिलिटी सेम रहेगी। ये तो हो गया कि ये साइंस क्या है, साइंस के बारे में। उसके बाद कि अगर इकोनॉमिक्स साइंस है तो इकोनॉमिक्स एज ए साइंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक्स जो एज ए साइंस है, इट इज अ साइंस इन द सेंस कि इकोनॉमिक्स में भी सिस्टमेटिक जो नॉलेज होती है वो डिराइव्ड करी जाती है फ्रॉम साइंटिफिक स्टडी से करी जाती है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है, ऑन साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड होती है। कि जो इकोनॉमिस्ट थे हमारे उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स भी साइंस है क्योंकि इसमें भी ये सारी चीजें होती है जो साइंस में होती है। उसके बाद कि एज अ साइंस इट गिव्स यूज मल्टीपल थियरीज एंड मॉडल विच डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। की एज जैसे साइंस देती है कि वो मल्टीपल थियरी एंड मॉडल होते हैं वो वर्क करते हैं सारे कंट्रीज के लिए सेम, इसी तरह जो इकोनॉमिक्स देती है वो इकोनॉमी जिस तरह से फंक्शन करती है वो उन्हीं के बेस पे करती है। तो ये इस तरह से ये साइंस है। उसके बाद हम जैसे कि वहां पे वो सारे पार्ट थे कि साइंटिफिक सिस्टमेटिक स्टडी होती है, साइंटिफिक लॉ होते हैं, वैलिडिटी उनकी कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, वो सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स के लिए देख लेंगे। सबसे पहला है आपका कि सिस्टमेटिक स्टडी। किस इकोनॉमिक्स भी सिस्टमेटिक स्टडी करता है वेल्थ और उसका जो रिलेशनशिप है, उसकी जो इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज है, जैसे कि उसका कंजप्शन के साथ, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और ये जो चीजें हैं इनके साथ जो रिलेशनशिप है, इस तरह से तो ये इकोनॉमिक्स ऐसे ही डील करता है कि वेल्थ और उससे जो बेसिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमी में होती है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। इसलिए फर्स्ट जो कंडीशन है ये तो इसकी फुलफिल होगी कि ये साइंस है। उसके बाद की जो इसके जो लॉ है साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक लॉ की इकोनॉमिक्स के जो लॉ है वो भी साइंटिफिक है। कैसे कि जैसे कि हमारा हो गया लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड का हम देख लेते हैं एक बार। लॉ ऑफ डिमांड का जैसे हम मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट हो गया, आपके पास ये प्रोडक्ट है एक्स। सपोज करें कि अगर आपका जो ये प्रोडक्ट है इसकी प्राइस राइज होगी तो आप एकदम से इसकी प्राइस राइज होगी आपको पता चला, तो आप इसकी जो डिमांड है जो आप क्वांटिटी जो परचेज करोगे वो आप रिड्यूस कर दोगे कि वो मतलब बेसिक सी बात है, सस्ती चीज ज्यादा खरीदेंगे, जो सस्ती मिलेगी तो अगर ज्यादा महंगी मिलेगी तो फिर वो इतनी ज्यादा नहीं खरीदेंगे, फिर वो कम हो जाएगी उससे थोड़ी सी। तो लॉ ऑफ डिमांड सेम वही कहता है। तो ये क्या ये भी इसका मतलब कि साइंटिफिक लॉ पे बेस हो गया कि ये भी कोज एंड इफेक्ट पे काम कर गया। कि यहाँ पे कोज क्या हुआ कि कोज हो गया कि आपका जो प्राइस है वो राइज कर गया और उसका इफेक्ट क्या आया कि डिमांड डिक्रीज होगी। कोज एंड इफेक्ट वो वाला कि साइंटिफिक लॉ पे भी हो गया ये, तो इसका मतलब कि आपका ये भी साइंस वाली कंडीशन आपकी यहाँ फुलफिल होगी कि इकोनॉमिक्स के केस में। उसके बाद की वैलिडिटी ऑफ द लॉज, कि इसके जो लॉ हैं वो भी वैलिड होते हैं। कि जैसे कि आपके जो ये लॉ हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हम एक ये वाला का एग्जांपल ले लेते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे सपोज इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपको आपको अगर जैसे भूख होती है, आप जब खाना खाते हैं आपकी जो भूख होती है वो आप 4 चपाती की होती है। कि आप अगर 4 चपाती खाएंगे तो दैट मीन्स आपका पेट भर जाएगा, उसके बाद आपको और रिक्वायर्ड नहीं रहेंगी। अगर 4 में जैसे आप 1 से 4 तक तो जाते हैं ना, जैसे आपने एक चपाती खा ली, दूसरी ली, तीसरी, चौथी, जैसे 4 तक पहुंचते हैं तो उस टाइम तो खाते हैं तो आपकी जो यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि आपका पेट भरने तक तो उन चीजों को लेंगे तो आपकी यूटिलिटी, उनसे जो आपका सेटिस्फेक्शन होता है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन आपको पता है कि आपकी जो लिमिट है कि आप 4 तक ही कंज्यूम कर सकते हैं, 4 के बाद आपका पेट भर जाएगा, उससे ज्यादा आप नहीं खा पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने जो आपकी जो सब्जी है वो बहुत ज्यादा ही स्वाद है, यूं आपका ज्यादा मन कर गया कि मैं ज्यादा खा लूं, तो आप
5वीं आपने रोटी खा ली, आपका पेट 4 में ही भर जाता है, आपने 5वीं खा ली, 5वीं खाने के बाद इससे आपकी यूटिलिटी पे फर्क नहीं आएगा, आपकी ना तो यूटिलिटी बढ़ी ना कम हुई, क्योंकि आपका पेट वहां पे भर चुका था, इससे आपकी यूटिलिटी तो सेम रही, लेकिन यूं हो गया कि आपने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। लेकिन अगर आप उससे भी ज्यादा ले लेते हैं, मतलब आप उससे ज्यादा, अगर आप 6-7 ज्यादा चपाती खा लेते हैं, तो कई बार तो ऐसा कई लोगों के साथ जैसे ऐसा हो जाता है कि वो ज्यादा, कई बार ज्यादा उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है ज्यादा खाना खाने से। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी से वोमिटिंग हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो उससे जो जो वो चीजें हुई ना, कि जो आपकी जैसे वोमिटिंग होगी, आपको फूड पॉइजनिंग होगी, क्योंकि आपने खाना वो ज्यादा खा लिया था, आपने ओवर ले लिया था अपने सेटिस्फेक्शन से ज्यादा, तो वो चीजें होने के कारण फिर उससे आपकी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, वो उन चीजों से, कि वो जो आपने बाद वाला जो खाया है ना, वो सिर्फ डिक्रीज हुई है आपकी उसके कारण, जो कि जैसे अगर 5 के बाद वाला जो है आपकी, आपने छठी 7वीं जो चीजें खाई हैं, तो उनसे उनके कारण आपकी ऐसी सिचुएशन हुई कि आपकी जो आपके ज्यादा दिक्कत होगी, और उससे फिर आपकी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, की ज्यादा कोई चीज लेने से तो उससे आपकी यूटिलिटी डिक्रीज भी हो जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है। तो ये जो होता है ये बिल्कुल रियल इवेंट्स पे होता है, जैसे मैंने एग्जांपल से बताया, ये जनरली अपने रियल लाइफ में हमारे साथ होते ही हैं, तो ये इसकी वैलिडिटी ये भी होगी। उसके बाद कि यूनिवर्सल है, कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है कि हर कंडीशन पे और हर कंट्री में। तो इसके बेस पे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कह दिया कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है। उसके बाद अगर ये साइंस है तो क्या ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, अब वो देख लेते हैं कि पॉजिटिव साइंस क्या है और नॉर्मेटिव साइंस क्या है। पॉजिटिव साइंस है, पॉजिटिव साइंस जो होता है, यानी कि वो डिस्क्राइब करता है आपका जो सिचुएशन होती है ना, प्रेजेंट सिचुएशन हो, जैसे कि ये डिस्क्राइब करता है ऑन व्हाट इट इज, जो भी है, जैसे कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये सोसाइटी के लिए गुड और बैड है, लेकिन जो है जैसा भी हो, तो वो बताता है पॉजिटिव साइंस। कि अगर इकोनॉमिक्स को हम पॉजिटिव साइंस के वे में लें तो ये क्या होता है, पॉजिटिव साइंस इज द साइंस इन विच द एग्जैक्ट एंड रियल स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की जो एग्जैक्ट और रियल स्टेट होती है ना, वो स्टडी करी जाती है पॉजिटिव साइंस में। तो उसके वो बताती है कि इस कि क्या व्हाट द फैक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, क्या फैक्ट हैं और क्या पास्ट में थे और क्या फ्यूचर में होगा, मतलब ये चीजें, कि उसके लिए हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे कि ये जो चीजें होती है ये इकोनॉमिक्स में भी स्टडी करी जाती हैं, जैसे कि अजम्पशंस या फिर फोरकास्टिंग होती है। ये चीजें होती हैं कि पहले हमारी पॉपुलेशन इतनी थी, अब हमारी इतनी है, आने वाले सालों में इतनी हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो फोरकास्टिंग करी जाती है कि पिछले साल इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी थी, इस साल इतनी है, नेक्स्ट ईयर का जो अनुमान बनेगा उसके हिसाब से इतना हो जाएगा। तो पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव साइंस वो भी है कि वो एग्जैक्ट और रियल स्टेट को बताती है कि इसका अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, ये नहीं कि ये बुरी है इकोनॉमी के लिए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो बुरा है या अच्छा है, लेकिन जो रियल में है वो रियल में है। तो वो जो रियल जो सिचुएशन होती है वो आपकी आएगी पॉजिटिव साइंस के अंडर। उसके बाद कि ये कोई सजेशंस नहीं देती किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग में, जो ऐसे नहीं कि ये होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को ऐसे इंप्रूव करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मतलब कि ये कोई सजेशन नहीं देती, जो फैक्ट के बेस्ड पे जो रियल जो आउटकम है उसी को स्टडी करती है पॉजिटिव साइंस। उसके बाद कि जैसे हम एग्जांपल ले लें कि हम कह दें कि अपने वर्कर्स की जो वेज रेट है पर डे दैट इज 500 रुपीज की, ये है रियल में, तो ये वही बता रहा है इसका कि ये ज्यादा है, कम है, अच्छा है, बुरा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर ये कह दें कि करंट एम्प्लॉयमेंट रेट इज 20%, की जो फैक्ट के बेस्ड पे है वो चीज है तो है, ये नहीं है कि वो वही बात है कि अच्छा है बुरा है, वो चीजें ये डिस्कस नहीं करता। या फिर ये कह दें कि हाई
टैक्सेस ऑन सिगरेट कॉजेज पीपल टू स्मोक लेस ड्यू टू द इंक्रीज्ड प्राइस। कि वही लॉ ऑफ डिमांड वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पे लग गया कि टैक्सेस ज़्यादा लगाने से, सिगरेट के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाने से लोगों ने स्मोक लेना कम कर दिया, क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा लगे थे तो उसका प्राइस इंक्रीज हो गया था। उसका जो कोज था कि प्राइस इंक्रीज हो गया था, इफेक्ट क्या आया कि डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी तो स्मोक कम करने लगे। तो ये जो रियल जो सिचुएशन है, ये चीजें आती पॉजिटिव साइंस के अंदर। उसके बाद कि अब ये अगर क्या ये नॉर्मेटिव साइंस भी है कि अब तक जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो साइंस है, और साइंस के अंदर वो पॉजिटिव साइंस भी है कि वो चीजें भी इसके अंदर डिस्कस करी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये नॉर्मेटिव साइंस भी है। नॉर्मेटिव साइंस के लिए नॉर्मेटिव साइंस होता है जो बताता है कि व्हाट इट ought टू बी, कि क्या होना चाहिए, मतलब कि इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है, मतलब जो अच्छे और बुरे की जो डिस्टिंक्शन है ना, वो जो है वो करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है बेसिकली ये ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करता है कि ह्यूमन वेलफेयर किससे इंक्रीज होगा। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स को देखें नॉर्मेटिव साइंस के उसमें कि अ नॉर्मेटिव साइंस इज दैट साइंस द स्टडी ऑफ विच रिलेट्स टू व्हाट ought टू बी, कि क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड ये स्टडी करती है। या फिर इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द नॉर्म्स एंड एम्स। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जैसे कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अचीव करनी है तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए, तो ये किसी एम्स और उन चीजों उनको अचीव करने के लिए होता है। दिस साइंस ऑल्सो ऑफर सजेशन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के जो ऑफर्स होते हैं, सजेशंस होते हैं, उनको ऑफर करती है नॉर्मेटिव साइंस। एज ए नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स विल ऑफर सेवरल काइंड ऑफ सजेशंस, कि ये सजेशन ऑफर करती है। इकोनॉमिक्स डज नॉट डील विद ओनली विद द स्टडी ऑफ फैक्ट, कि ये सिर्फ फैक्ट के बारे में नहीं बताती बल्कि ये भी बताती है कि ये ऐसी सिचुएशन है तो इसको कैसे डील किया जाए। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम इसका यही कह दें कि अब जब जैसे हमने लास्ट जो पॉजिटिव साइंस वाले उसमें जो एग्जाम्पल देखा था कि वेज रेट है पर डे 500 रुपीज, तो यहाँ पे कि 500 रुपीज कम हमें लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इससे ह्यूमन वेलफेयर प्रमोट नहीं होता, इससे लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। दैट शुड बी 800 रुपीज, तो दैट शुड बी कि ये इतना होना चाहिए ताकि उनकी जो लेबर्स की है वो बेसिक नेसेसिटीज अच्छे से फुलफिल हो पाए, तो इसलिए ये इसका एग्जांपल हो सकता है। इसमें बेसिकली इनकी जो पूरी जो वर्डिंग होंगी उनमें शुड बी और ought टू बी ये चीजें जरूर मिलेंगी कि ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा मतलब ये सजेशंस पे ही काम करता है। शुड देयर बी एन इंक्रीज इन द मिनिमम वेज, की ऐसा भी कह सकते हैं किसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए कि हमें ऐसे इंक्रीज करने चाहिए मिनिमम वेज ताकि लेबर्स की जो सिचुएशन है वो अच्छे से इंप्रूव हो पाए, तो ये ऐसे उनसे डील करता है। इसका मतलब अब हो गया कि अब इकोनॉमिक्स साइंस भी है, उसके बाद साइंस है, साइंस के अंदर वो पॉजिटिव साइंस भी है और आपका नॉर्मेटिव साइंस भी है। उसके बाद कि कुछ एक इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, तो उन्होंने उनके अपने जो एक्सप्लेनेशंस और जो चीजें दी वो उन्होंने आर्ट्स की, ये आर्ट्स कैसे है, इसमें किस तरह की चीजें डील की जाती हैं, तो उन्होंने उसके लिए एक्सप्लेन किया। अब हम देख लेते हैं कि अब इकोनॉमिक्स आर्ट है, आर्ट क्या है, तो आर्ट इकोनॉमिक्स एज आर्ट, कि अगर इकोनॉमिक जो आर्ट होता है ना, आर्ट में बेसिकली जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जैसे यूज होती प्रैक्टिकल में करके, जैसे आर्ट में आपका म्यूजिक है और ये चीजें जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जो काम करती हैं चीजें, तो फिर इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि इकोनॉमिक्स में भी आर्ट है, क्योंकि ये चीजों को प्रैक्टिकल की, जैसे इकोनॉमिक्स को तो उन्होंने साइंस को तो मान लिया कि ये नॉलेज है और उसका जो नॉलेज का जो प्रैक्टिकल जो यूज है ना वो आर्ट्स के अंदर किया जाता है और किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो ये आपका आर्ट भी है।
जैसे कि हमारा ये है, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट टू, बिकॉज आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग पर्टिकुलर गोल, की प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकली उस चीज को अप्लाई करा, उस नॉलेज को, ताकि किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव किया जाए। कि कुछ सेवरल ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसी हैं जो प्रोवाइड करती हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, की वो प्रैक्टिकल गाइडेंस देती हैं कि इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। कि इसका मतलब ये इकोनॉमिक्स, ये आर्ट भी हो गया। उसके बाद की आर्ट, ये एज एन आर्ट ये हमें सिखाता है कि किस तरह हम अपनी स्किल्स का यूज करें कि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। जो थियरीज और मॉडल्स हैं ना इकोनॉमिक्स के, वो हमें बेस्ट रिजल्ट दे सकें, तो आर्ट हमें ये सिखाता है, तो ये आर्ट है। उसके बाद कि इट इज इन साइंस इन इट्स मैथोडोलॉजी, की साइंस तो मैथोडोलॉजी में तो ये साइंस है, और इसकी जो एप्लीकेशन जो यूज है इसका वो आर्ट है। अब ये मैथोडोलॉजी जो है ना, इट इज इन साइंस इन मैथोडोलॉजी है, कि इस साइंस के अंदर जो कौन सी मैथोडोलॉजी है, जो आपका जो नेक्स्ट जो पार्ट जो आपका बचता है, जो कि मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, वो जो ये वाली मैथोडोलॉजी है ना, साइंस इन इट्स मैथोडोलॉजी, वो इसी पे बेस है कि वो कौन से मेथड है जो इकोनॉमिक्स में लगते हैं। वो तो हम नेक्स्ट में ही डिस्कस करेंगे। तो ये साइंस है मैथोडोलॉजी में, और उसके बाद उनका जो एप्लीकेशन वर्क है वो होता है आर्ट में। अब इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है हमें कि विद द नॉलेज ऑफ दोज रूल्स एंड पॉलिसीज बाय विच वी कैन अचीव, कि हमें ये हमें प्रोवाइड करता है नॉलेज उन पॉलिसीज और रूल्स के लिए जिसके कारण हम फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्राइस डिटरमाइन मैक्सिमम प्रॉफिट, ये जो चीजें हैं इकोनॉमी में हम अचीव कर पाते हैं। तो अब हम फाइनल जो कंक्लूजन है, तो सारी चीजों के मिला के हम पहुंचे कि इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है, इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है, और साइंस के अंदर इकोनॉमी आपका पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। कि उसके बाद जो आप क्या ये जो डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, कि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है, और इसके अंदर आपके जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं उनके अल्टरनेटिव यूज होते हैं, और आप उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करना होता है। ये डेफिनेशन है वो इनके बाद आई कि ये नेचर इस सब्जेक्ट का ऐसा है। उसके बाद कि एग्जैक्टली ये क्या है, कि ये तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है, ये सोशल साइंस में आएगा, ये बाद में आया। उसके बाद हम इसका जो हमारा ये नेचर वाला पार्ट हो गया है कंप्लीट। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका स्कोप क्या है। स्कोप मीनिंग होता है कि इस जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, इसमें एरिया ऑफ एक्टिविटीज की किस एक तो इसमें कि किस टाइप की जो एक्टिविटीज हैं इसमें हो रही है, और इसका एक सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि किस टाइप्स की चीजों से ये डील करता है, कि वो आता है इसके स्कोप में, कि क्या क्या होता है इस इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अब यहाँ पे ये हमारी इकोनॉमिक्स की वही डेफिनेशन है कि ये इसके नेचर की, ये इन सारी चीज़ों के बाद में जो अच्छे से सारी जो रिसर्च वगैरह होने के बाद जो इकोनॉमिस्ट है वो फाइनल जब पहुंचे कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो एग्जामिन करती है कि कैसे पीपल चूज करते हैं उनका अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका यूज इस तरह से करें कि वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करा सकें। ये इकोनॉमिक्स है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। जब स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स बनी थी ना, तब इस इकोनॉमिक्स की सिर्फ दो ही ब्रांच थी, माइक्रो एंड मैक्रो। लेकिन जब चीजें जैसे जैसे बढ़ती गई, जैसे हमें इंटरनेशनली, जैसे हमारे देश से दूसरे देशों के साथ हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और चीजें हो रही हैं, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जन्म हो गया। और जैसे जैसे इकोनॉमी ने डेवलप किया, जैसे हमारी 1947 के बाद जो चीज़ें कैसे कैसे हुई, कि इकोनॉमी वहाँ से अब तक कैसे कैसे डेवलपमेंट किस किस फेज में हुई, उसके कारण जो आपका है जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आ गया। उसके बाद कि अब डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में जैसे जैसे हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जिस तरह से यूज किया है, उनको उनका ज़्यादा जैसे उनको डिप्लीट किया है, उनके कारण
हमने कि एनवायरनमेंट का हमने कोई ध्यान नहीं रखा इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया है ज़्यादा से ज़्यादा, कि जो ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, इनका जो पोल्यूशन है, इनके कारण मतलब ये जो चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट, जिनमें एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ा जाता है, तो ये आया आपका एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स में। उसके बाद की जो हमारा जो जैसे जो चीज़ें हैं ना, दो उन सेक्टर्स में की अर्बन एंड रूरल की, और जो ये दो, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक तरह से ही एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है, इसमें ये भी फेजेज में बटा हुआ है। जैसे कि जो रूरल एरियाज है ना, मेनली वहाँ पे प्राइमरीली जो फोकस होता है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, कि लोगों को काम भी एग्रीकल्चर वहीं पे मिल जाता है। कि उसके बाद और जो रूरल, जो आपके अर्बन एरियाज है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है, वो चीज़ें हो रही होती हैं, तो वहाँ पे उनको अलग तरह से अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये जो एरियाज हैं ये अलग अलग हैं, तो इसलिए ये इकोनॉमिक्स में अलग अलग तरह से पढ़ने जाने लगे। तो इनके भी सब्जेक्ट का नाम आ गया कि अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स। तो ये इस टाइप की जो एक्टिविटीज है वो इकोनॉमिक्स में होती हैं, और ये इन सब्जेक्ट से ये डील करता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो हमने पढ़ा नहीं। माइक्रो जैसे होता है, माइक्रो में जो कि इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ों को डील करते हैं, कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गया, कि उस केस में कैसे चीज़ें काम करती हैं। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, तो और मार्केट होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो डील करती है एग्रीगेट लेवल पे, कि एग्रीगेट लेवल पर प्रोडक्शन का लेवल, कंजप्शन लेवल, इकोनॉमी एज अ होल जब डिस्कस करा जाता है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद अब हम इनको डिटेल्स में देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। सबसे पहले है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो आपका पता है कि बेसिक इकोनॉमिक्स होता है, क्योंकि ये जो होता है आई से इंडिविजुअल, की ये इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है। इंडिविजुअल लेवल पे कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, उनको जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट, और इंडिविजुअल लेवल पे सोसाइटी को मैक्सिमम वेलफेयर जो प्रोवाइड कराने का काम होता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जो स्टडी करता है कि किसी इंडिविजुअल यूनिट, जैसे वो इंडिविजुअल कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर फर्म भी हो सकती है, तो उसकी जो स्टडी है ये इकोनॉमिक्स में ऐसे डील किया जाता है। उसके बाद कि ये इट इज अ स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर यूनिट रेदर देन ऑल द यूनिट कंबाइंड टुगेदर, कि सारी यूनिट्स को कंबाइंड करने का स्टडी नहीं करता, ये पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का, कि एक कंज्यूमर है। जैसे मैं अगर एक कंज्यूमर हूँ, कि मुझे जैसे सपोज हम मार्केट जाते हैं, हमने जो चीज़ें लेनी होती, कि हम वही चीज़ें लेते हैं कि हमारे पास बजट इतना है, और मैं इस चीज़ों से कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लूँ, कि मैं अपने पैसे को किस तरह से खर्च करूँ, कि मेरी जो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, या फिर जो जिनको मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है, उन चीज़ों को मैं ले पाऊँ। वो चीज़ें इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता है। जैसे कोई प्रोड्यूसर है, वो अपना जो प्रोडक्शन है इस तरह से करता है कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, वो प्रॉफिट मोटिव से करता है। जैसे अगर हम इसी चीज़ को एज अ इकोनॉमी एज अ होल कंसीडर करें, कि मैं अपनी बजाय या आप अपनी बजाय, कि हम पूरी इकोनॉमी के मैन वुमेन जो भी लिविंग पर्सन्स हैं, उनकी जो वांट्स होती हैं, उनका जो सेटिस्फेक्शन, उनकी वो चीज़ें कैसे काम करती हैं, एक्सपेंडिचर इनकम, तो वो आ जाएगा आपका मैक्रो में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिस्क्राइब, इसको हम प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी, क्योंकि इसमें प्राइस डिटरमाइन होता है प्रोडक्ट का, कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में कैसे प्राइस डिटरमाइन करा जाए, कि कंज्यूमर है उसको यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले, प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट मिल जाए। तो इस तरह से इसको हम प्राइस थ्योरी भी कह सकते हैं, और अदर दूसरे नाम जो भी इकोनॉमिक्स में, जैसे थ्योरी ऑफ हाउस होल्ड भी कह सकते
हैं, फार्म एंड इंडस्ट्री थ्योरी, ये चीज़ें भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें जो इकोनॉमी माइक्रो में पढ़ी जाती हैं ना, उनको एज अ थ्योरी की ये चीज़ें पढ़ी जाती है। तो थ्योरी ऑफ हाउस होल्ड, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर, प्राइस थ्योरी, वैल्यू थ्योरी और फार्म एंड इंडस्ट्री, तो वो सारी चीज़ें हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद है आपका मोस्ट प्रोडक्शन एंड वेलफेयर थ्योरीज आर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स वैरायटी की। इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद जैसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही एक्सटेंशन में आ जाता है कि वेलफेयर भी मैक्सिमाइज कराना है सोसाइटी का, कि वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर से, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर से, कि किस तरह से वो अपने गिवन जो उसके पास रिसोर्सेज है वो अपना मैक्सिमम अटेन कर सके, तो वो आपका आ जाएगा। ये चीज़ें हैं जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि ये कोई पर्टिकुलर यूनिट डील नहीं करता, ये पूरा एज अ होल जो आपकी सारी यूनिट्स को कंबाइन करके, जैसे हमारे कंट्री की का पूरा एक पूरा कंबाइन करके, जैसे इनकम, एक्सपेंडिचर, वो सारी चीज़ें जो डील करता है वो आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसको हम एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। ये ए से एग्रीगेट हो जाएगा और ये स्टडी इन क्यूमुलेटिव की ये सारी एज अ इकोनॉमी एज अ होल में ये स्टडी करता है, और सारे इनकम, एक्सपेंडिचर और कौन सी चीज़ों को कितना ज़्यादा जो आपका बजट आता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से सेक्टर में कितना डाला जाए ताकि सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज कराया जा सके। तो वो आपका पॉलिसीज आती है डिफरेंट टाइप की, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपरली, तो वो चीज़ें आती हैं आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। इन्फ्लेशन को सेट रखा जाए, तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद हम जाएंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, जो ये माइक्रो मैक्रो के बाद ये चीज़ें इन्हीं के अंदर से निकली कि अगर जब हमने ट्रेड करना शुरू करा दूसरे देशों के साथ, तो हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो वो महसूस हुई, तो उसके बाद की इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, और इसको ये उसी लेवल जो चीज़ें हैं उस चीज़ें डिस्कस करता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। जैसे कि जो कोटा, टैरिफ, एक देश से दूसरे देश पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो चीज़ें हैं ये किस तरह से होती हैं, वो आपकी आ गई इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन आ जाता है तो, ताकि वो आप इसको करेक्ट कर पाएँ। उसके बाद है जो आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट की जैसे जितनी भी डेवलपमेंट हुई, जैसे कि एज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैनी कंट्रीज वो जैसे कि फ्रीडम हो गया उनका, उसके बाद उन्होंने किस किस कौन कौन से उन्होंने ट्रीटमेंट लगाए ताकि उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि हमारे देश में किस किस तरह से किन किन फेजेस में जो डेवलपमेंट हुई है, तो वो चीज़ें आ जाएंगी आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, और इसको नाम इसका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है। उसके बाद जो एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स की हमने जो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमने कोई नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में नहीं सोचा उनको, मतलब कि हमने उनका ज़्यादा इतना यूज़ कर लिया कि उसके कारण से हमें जो एनवायरनमेंट भी हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है एनवायरनमेंट की साइड से। तो जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करी जाती हैं आपकी एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स में, और ये भी आपकी एक मेजर जो इकोनॉमिक्स की एक मेजर ब्रांच है एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो आपका है नेक्स्ट की रूरल एंड अर्बन इकोनॉमिक्स की, जो बाद में जब इकोनॉमिस्ट को जैसे ये रियलाइज हुआ कि लोकेशन के अकॉर्डिंग भी इकोनॉमिक एबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर किसी रूरल एरिया में है, रूरल एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा नहीं होती, तो लोगों को ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ये जनरेट नहीं होती, रेदर देन कि वो प्राइवेट जो आपका प्राइमरली जो सेक्टर होता है जो कि एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे उन लोगों को ऐसे काम मिलता है। और जो अर्बन एरियाज है उनमें डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही होती है, सर्विसेज और ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो चीज़ें हो रही है, तो उनको अलग तरह से उनको काम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनकी वहाँ जनरेट होती है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड, ये लिविंग स्टैंडर्ड, इन चीज़ों में जो फ़र्क होता है, जो चीज़ें किस किस तरह से होती
होती हैं। तो ये जो पढ़ा जाने लगा आपका रूरल एंड अर्बन इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिस्ट हैव रियलाइज्ड कि उन्होंने फ़ोकस करना चाहिए कि अर्बन एरिया, रूरल एरिया पे उन्होंने सेपरेटली फ़ोकस करना चाहिए। तो इसलिए ये अर्बन इकोनॉमिक्स एंड रूरल इकोनॉमिक्स भी इसकी इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज़ का एक पार्ट हो गया। तो इस तरह से आपके जो 2 पार्ट जो आज 2 टॉपिक हुए हैं कि नेचर इकोनॉमिक्स का क्या है और स्कोप क्या है। इसके बाद आपका जो बचता है एक टॉपिक है छोटा-सा, वो हम करेंगे सिर्फ़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। और उसके जो नेक्स्ट बाद है वो उसके बाद हम शुरू कर देंगे आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है, यानी कि आपकी जो सेकंड यूनिट थी जो कवर हो जाएगी, उसके बाद हम थर्ड आपकी शुरू कर देंगे और साइमल्टेनियसली हम आपके प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस है वो भी शुरू करेंगे। और अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हैं आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझने में जैसे डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई मुश्किल लगी है चीज़, कोई समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।